हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अपने मॉड्यूल फर्स्ट का जो टॉपिक है अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ इसे कवर करने वाले हैं। और एक नेक्स्ट टॉपिक और है जो मॉड्यूल 2 का टॉपिक है जिसका नाम है ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम। तो आज दो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, एक है अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ और दूसरा है ओम्ब्रोथर्मिक डायग्राम। तो ये दो टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। ये रहा हमारा पहला टॉपिक अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इसे हिंदी में तुमता बारंबारता ग्राफ कहा जाता है। तो हमेशा की तरह हम देख लेते हैं इसका पहले डेफिनेशन क्या होता है। तो यह एक ऐसा ग्राफ है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाइयों के वितरण को दर्शाता है और इस ग्राफ में विभिन्न ऊंचाइयों वाले स्थानों की बारंबारता को आयत चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो क्या करता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो डिफरेंट ऊंचाइयां होती है और ऊंचाइयों का वितरण कैसा है उसे यह दर्शाता है। और इसे किस रूप में दर्शाता है, तो यह इसे हिस्टोग्राम के माध्यम से दर्शाता है, जिसे आयत चित्र बोला जाता है। आयत चित्र एक डायग्राम होता है जिसकी बनावट कुछ ऐसे होती है। ऐसे ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। और यह आयत चित्र क्या करता है, तो यह डेटा के आवृत्ति को यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को, किसी भी डेटा के फ्रीक्वेंसी वितरण को यानी कि उसकी आवृत्ति वितरण को अलग अलग ऊंचाई के आयतों के एक समूह के रूप में दिखाता है। यानी कि कौन सी ऊंचाई वाले स्थान की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है उसको एक आयत समूह में रखता है। तो चलिए अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ से एक प्रश्न को हम देख लेते हैं, उसे समझते हैं कि उसे कैसे बनाया जाता है। तो प्रश्न है हमारा कि किसी समोच्च रेखीय मानचित्र पर बनाए गए 100 वर्गों में स्थित सबसे ऊंचे स्थानों की ऊंचाइयां यहाँ पे मीटर में दी गई है और सबसे ऊंचे स्थानों की ऊंचाइयां निम्नलिखित हैं। यानी यहाँ पे जो है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की ये सबसे ऊंचाई वाला स्थान है और ये यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो सबसे ऊंचे स्थानों की ऊंचाइयां हैं ये सब, और इन्हीं ऊंचाइयों की तुमता बारंबारता ग्राफ हमें बनाना है। इसे हम इन सारी ऊंचाइयों को हमें तुमता बारंबारता के द्वारा प्रकट करना है। तो चलिए अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इन्हें हम कैसे प्रकट करें। डायग्राम बनाने से पहले हम इन ऊंचाइयों का क्लास इंटरवल देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनका क्लास इंटरवल किया कैसे जाता है। तो हमें इनका क्लास इंटरवल निकालने से पहले इन ऊंचाइयों में हमें देखना पड़ेगा कि सबसे मिनिमम ऊंचाई कौन है और सबसे मैक्सिमम कौन है, इसका क्लास इंटरवल निकालने के लिए, इट मीन्स वर्गांतर निकालने के लिए। तो यहाँ पे 100 डिफरेंट ऊंचाइयाँ दी गई हैं। इनमें से हमें देखना है कि सबसे मिनिमम कौन है और सबसे मैक्सिमम कौन है। तो यहाँ पे जो 105 है वो हमें सबसे मिनिमम दिखाई दे रही है और जो सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे वो 595, ये हमें सबसे मैक्सिमम दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से हम अपना क्लास इंटरवल का ग्राफ बनाते हैं। तो आगे देखते हैं इसका क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे दिया गया है ऊंचाइयों का वर्गांतर। तो हम जो सबसे मिनिमम था 105, तो ये सबसे मिनिमम है। तो हम यहाँ पे ग्राफ जब बनाएंगे तो इसका क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू करेंगे, 101 से। तो 1 से शुरू करेंगे तब ये 105 जो है इसके अंदर में आ जाएगा। तो 101 से शुरू करके 125 तक पहला वर्गांतर लेते हैं और सेकंड 125 ले लिए तो फिर 126 से लेंगे, तो 126 से 150, फिर 151 से 175। इस तरह करते करते जो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई थी 600 वाली, तो इसको सबसे लास्ट तक लेते हैं। मतलब सबसे मैक्सिमम ऊंचाई कितनी थी, 595। तो 576 to 600 ये सबसे लास्ट वाली वर्गांतर है। तो इसके अंदर में ही ये 595 आ जा रही है। अब हमें देखना है कि इस वर्गांतर के बीच में कितनी ऊंचाइयां आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि 100, 101 to 125 के बीच में कितनी ऊंचाइयां आएंगी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 105, 120। तो दो ऊंचाइयां दिखाई दे रही हैं जो 101 से 125 के बीच में आ रही हैं। तो इसे हम
क्लास इंटरवल के पास लिख देंगे। तो इसे हम टेली की गणना करके यहाँ पे लिख दिए क्लास इंटरवल कि इतने से इतने ऊंचाई के बीच, क्लास इंटरवल वाली ऊंचाई के बीच 2 प्लेस आ रहे हैं। और इसे बारंबारता में भी हम गिन के लिखेंगे, मतलब इसी टेली की गणना करके 2 लिखेंगे। तो टेली की गणना कैसे की जाती है, जितनी बार आती है उतनी लाइनें खींची जाती हैं और 4 मैक्सिमम लाइनें खींची जाती हैं। उसके बाद जब पांचवा बार जब गिना जाता है तो उसे लाइन के रूप में नहीं खींचा जाता, उसे कट मारा जाता है ऐसे करके। तो इसे 5 गिनी जाती है। और जब एक लाइन और आती है तो इसे 6, उसके बाद 7। तो इस तरह टेली की गणना की जाती है। और बारंबारता, जितनी टेली की लाइन है उतने गिनकर बारंबारता दिखाया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास इंटरवल को देखते हैं जो है 126 to 150। तो हम देखते हैं कि इसके बीच में कितनी सारी ऊंचाइयाँ आती हैं। तो यहाँ पे देखना है हमें 126 to 150 के बीच में कितनी सारे प्लेसेस आ रहे हैं। तो 126 तो यहाँ पे आ जा रहा है 128, इसके बीच में आ जा रही है 130, 132, 47 और 47 तक। तो 4 प्लेसेस हैं जो इस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहे हैं। तो हम टेली में इन्हें 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे हम 4 लिखें और बारंबारता में भी टेली की गणना करके 4 लिखते हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है इसी तरह करके, मतलब कि इस क्लास इंटरवल को हम इसी तरह गणना करते करते इसका टेली निकालेंगे और इसकी बारंबारता निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है कुल बारंबारता का प्रतिशत। तो इसे कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं, प्रतिशत बारंबारता वाला फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है किसी वर्ग अंतराल की बारंबारता बटे में सभी बारंबारता का योग और गुने 100। तो जैसे कि हम निकालने वाले हैं इस क्लास इंटरवल वाला कुल बारंबारता का प्रतिशत। तो फॉर्मूला क्या है, किसी वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो इस वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, 2। तो हम लिखेंगे 2 और उसके बाद बटे में लिखना है सभी बारंबारता का योग। तो सभी बारंबारता का योग कितना हुआ, 100। तो बटे में लिखेंगे 100। उसके बाद यहाँ पे दिया है इंटू में डालना है 100, तो गुने 100। उसके बाद क्या हुआ, 100 और 100 कट गया और बचा क्या, 2। तो यहाँ पे क्या आया, 2। तो कुल बारंबारता का प्रतिशत इसी तरह निकालना है। तो इसी तरह करते हुए हम सबका बारंबारता प्रतिशत निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ऊंचाइयों का वर्गांतर निकाल लिए, बारंबारता प्रतिशत निकाल लिए। अब हम इन्हीं दोनों का क्या करते हैं, डायग्राम तैयार करते हैं। ये रहा डायग्राम, इसी को बोला जाता है हिस्टोग्राम। यानी कि अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ को जिस रूप में बनाया जाता है उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। इसे हिस्टोग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी आयत चित्र के रूप में। तो यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी परसेंट और यहाँ पे दिया है वही क्लास इंटरवल। और ये जो क्लास इंटरवल में जो डिफरेंट ऊंचाइयाँ दी गई है इसे सी लेवल से लिया गया है। सी लेवल यानी समुद्र तल से दी गई ऊंचाइयाँ हैं। यहाँ पे ये जो सारी ऊंचाइयाँ दी गई है वो सी लेवल से ली गई है, समुद्र तल से। तो ये सारी ऊंचाइयाँ जो है वो क्लास इंटरवल में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसमें देखना है ऊंचाइयों की प्रतिशत बारंबारता, मतलब प्रत्येक क्लास इंटरवल वाली ऊंचाइयों की प्रतिशत बारंबारता कितनी है वो हमें देखनी है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है 101 से 125 वाले वर्गांतर की ऊंचाइयों का फ्रीक्वेंसी परसेंट कितना है। तो हम देखते हैं पीछे जाके कि कितना लिखे थे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये जो 101 से 125 वर्गांतर की जो बारंबारता प्रतिशत है वो 2 है। तो इसी तरह हम डायग्राम में लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को y एक्सिस और x एक्सिस में बांट लेते हैं। तो ये है मेरा y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो y एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी परसेंट को डाले हैं और x एक्सिस में डिफरेंट जो ऊंचाइयाँ थी उसकी क्लास इंटरवल दी गई है। तो इस प्रकार हमें पहले दर्शा लेना है, उसके बाद डिफरेंट क्लास इंटरवल में कितना परसेंट का जो फ्रीक्वेंसी आया है उसे हम लिख लेते हैं इधर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल का
जो बारंबारता प्रतिशत था वो 2 है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख के 2 के बराबर एक लाइन खींचती हूँ। उसके बाद यहाँ सेकेंड में आ जाते हैं 126 से 150 वाले में। तो इसका जो बारंबारता प्रतिशत था वो 4 था, तो हम 4 तक जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल की बारंबारता प्रतिशत देखते हैं। तो उसका जो बारंबारता प्रतिशत था वो 8 था, तो यहाँ पे 8 तक जाते हैं। तो इसी तरह करके हम पूरा ग्राफ बना लेते हैं। अब अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है कुछ इसी प्रकार बनता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इस क्लास इंटरवल वाले प्लेस पर हमने ऊंचाई नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पे इस ऊंचाई वाले क्लास इंटरवल के बीच में एक भी प्लेस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो 100 ऊंचाइयाँ दी गई हैं इनमें से उस क्लास इंटरवल वाली ऊंचाइयों का प्लेस यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसीलिए हमने इस क्लास इंटरवल के पास खाली प्लेस छोड़ा है, क्योंकि इन क्लास इंटरवल वाली ऊंचाइयों के बीच में एक भी प्लेस मौजूद नहीं था। इसीलिए हम इन्हें ग्राफ में भी खाली छोड़ते हैं। तो इसीलिए इस ग्राफ में इस ऊंचाई वाले प्लेस को नहीं दर्शाया गया है। तो ये हुआ पूरा अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ। आप इसी प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा बना के, डिफरेंट वर्गांतर को बांटकर और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज को बांटकर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्रोथर्मिक ग्राफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ओम्रोथर्मिक ग्राफ होता क्या है। तो ओम्रोथर्मिक ग्राफ एक ऐसा जलवायु ग्राफ है जिसमें किसी स्थान के औसत मासिक तापमान तथा औसत मासिक वर्षा को एक ही ग्राफ पर सुपर इम्पोज्ड यानी अध्यारोपित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब ये सुपर इम्पोज्ड होता क्या है? सुपर इम्पोज्ड मतलब होता है कि दो चीज़ों को एक ही साथ प्रदर्शित किया जाता है, ऊपर नीचे रखकर एक ही साथ प्रदर्शित किया जाता है ताकि दोनों एक साथ दिखें, दोनों में एक साथ कंपेयर किया जा सके। तो इसी मेथड को बोला जाता है सुपर इम्पोज्ड। तो इसी रूप में हम ओम्रोथर्मिक ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं। उसमें जो रेनफॉल और टेम्परेचर होता है दोनों की स्थिति सुपर इम्पोज्ड के रूप में होती है। अब ये जो ओम्रोथर्मिक ग्राफ है वो कैसी ग्राफ है? एक जलवायु ग्राफ, क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें किसी स्थान की क्लाइमेट का पता चलता है, क्योंकि उस स्थान की रेनफॉल और वहाँ की टेम्परेचर का संबंध के बारे में पता चलता है। और जब इतना मुझे मालूम हो जाएगा तब हम किसी भी स्थान का क्लाइमेट के बारे में पता कर सकते हैं। इसलिए ओम्रोथर्मिक ग्राफ को एक क्लाइमेटिक ग्राफ के रूप में देखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ओम्रोथर्मिक ग्राफ है इसे वाल्टर लीथ आरेख भी कहा जाता है। और ओम्रोथर्मिक ग्राफ का जो उपयोग है वो किसी भी स्थान के जलवायु को समझने के लिए वहाँ के तापमान, वहाँ के वर्षा के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। और इसमें आमतौर पर एक्स एक्सिस पर महीने दर्शाए जाते हैं और वाई एक्सिस पर औसत तापमान तथा वर्षा को एक साथ प्लॉट किया जाता है। तो जिसमें हम औसत मासिक तापमान जो है उसे डिग्री सेल्सियस में रखते हैं और औसत मासिक वर्षा जो है वो हम इस वीडियो में इसे सेंटीमीटर में रखेंगे। बहुत कोई इसे मिलीमीटर में भी रखता है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी दूसरी यूनिट सेंटीमीटर में रख रहे हैं। अब हम ओम्रोथर्मिक ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला फैक्ट है कि इस ग्राफ में रेनफॉल स्केल की तुलना में जो टेम्परेचर स्केल होता है वो दोगुना होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दिया गया है जैसे कि 1 सेंटीमीटर, ग्राफ में रेनफॉल को भी 1 सेंटीमीटर के ही अंदर दर्शाया जाता है और ये टेम्परेचर को भी 1 सेंटीमीटर के अंदर ही दर्शाया जाता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में रेनफॉल का 10 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है, वहीं 1 सेंटीमीटर ग्राफ में टेम्परेचर का 20 डिग्री सेल्सियस दर्शाया जाता है। यानी रेनफॉल का डबल होता है टेम्परेचर। इसीलिए इसका पहला फैक्ट है कि रेनफॉल स्केल जो है, रेनफॉल स्केल की तुलना में टेम्परेचर स्केल दोगुना होता है। किसमें? ओम्रोथर्मिक ग्राफ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ओम्रोथर्मिक ग्राफ को सर्वप्रथम फ्रेंच बायोजियोग्राफर एंड नेचुरलिस्ट मार्शल हेनरी गॉशेन ने 1953 में विकसित किया था। यानी कि 1953 में ओम्रोथर्मिक ग्राफ को किसने विकसित किया था सबसे पहले? तो मार्शल हेनरी गॉशेन ने, जो एक
जो फ्रांस के बायोजियोग्राफर एंड नेचुरलिस्ट थे। अब आगे देखते हैं कि इसमें वर्षा, रेनफॉल और तापमान को यानी टेम्परेचर को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। और ये कैसे होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में तो हम मंथ डालेंगे, यहाँ पे मंथ लिखेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस में ही एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे रेनफॉल को दर्शाएंगे तो राइट साइड में हम यहाँ पे टेम्परेचर को दर्शाएंगे। तो इसी तरह करके ऑम्लोथर्मिक ग्राफ में रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों को एक ही साथ प्लॉट किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि जब वर्षा कम हो जाए तापमान के डबल से, तो वो जो मंथ कहलाता है वो शुष्क मंथ यानी ड्राई मंथ कहलाता है। और जब वर्षा ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर के डबल से, तो वो जो मंथ है वो वेट मंथ यानी आर्द्र महीना कहलाता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं थोड़ा सा फिगर में कि ऐसा कैसे बोला गया है। तो ये रहा हमारा फिगर, इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो वर्षा ज़्यादा होने से वो वेट मंथ कहलाती हैं। तो जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये ब्लू वाला, तो ये क्या है, ये रेनफॉल को दर्शा रहा है। और जो ये रेड भाग है वो टेम्परेचर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल से ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला भाग जो है वो रेनफॉल है। तो यहाँ पे रेनफॉल से ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर है। और यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लू वाला भाग जो यहाँ पे ज़्यादा हो गया है वो रेनफॉल है और ये टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वेट पीरियड कहलाएगा यानी वेट मंथ कहलाएगा। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, वेट पीरियड यानी ये आर्द्र महीना कहलाता है, क्योंकि ये जो है टेम्परेचर के डबल से भी यहाँ पे रेनफॉल क्या है, ज़्यादा हो चुका है, इसलिए ये वेट मंथ कहलाया। और नेक्स्ट है टेम्परेचर यहाँ रेनफॉल से क्या है, ये ज़्यादा है, टेम्परेचर का डबल जो है ये रेनफॉल से ज़्यादा है, इसलिए ये ड्राई पीरियड कहलाएगा यानी ड्राई मंथ कहलाएगा। तो देख लिए फिगर में। अब हम समझ गए, तो नेक्स्ट आते हैं कि ये जो ऑम्लोथर्मिक ग्राफ है ये उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी, शुष्क और समशीतोष्ण जलवायु के विश्लेषण में विशेष उपयोगी है। नेक्स्ट है हेनरी गॉसेन ने इस ग्राफ के माध्यम से उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार जलवायु के जो दो तत्व हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल, तो इसके द्वारा मिट्टी में नमी यानी मॉइस्चर एवं हवा में आर्द्रता द्वारा पेड़ पौधों एवं कृषि फसलों के विकास को प्रभावित करता है। क्योंकि जिस हिसाब से टेम्परेचर और रेनफॉल होगा उसी हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे और कृषि फसलों का विकास होता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि इस ग्राफ के माध्यम से उन्होंने, किसने, तो हेनरी गॉसेन ने, तो इस ग्राफ के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि टेम्परेचर कर्व यानी तापमान वक्र से अधिक रेनफॉल होने की स्थिति में वेट पीरियड यानी कि शुष्क अवधि होगा, तब वाटर डेफिशिएंसी जल की कमी की अवधि के महीनों में प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स को सिंचाई की आवश्यकता होगी और इसके लिए हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इरिगेशन प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी। और ये जल की कमी कब होगी? ये जल की कमी तभी होगी जब रेनफॉल कर्व जो है वो तापमान कर्व से नीचे हो, यानी कि वहाँ पे पानी की कमी होगी। जब वहाँ पे पानी की कमी होगी तभी हमें प्लांट्स एवं एग्रीकल्चर क्रॉप्स को सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑम्लोथर्मिक ग्राफ का महत्व। तो पहला है कि तापमान तथा वर्षा दोनों तत्वों को एक ही ग्राफ में दिखाने से जलवायु को एक ही नज़र में हमें समझने योग्य बनाता है। ये ऑम्लोथर्मिक ग्राफ क्या करता है, टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर देता है, जिसके कारण हम किसी भी स्थान यानी कि किसी भी महीने में या किसी भी प्लेस का जो टोटल जो मंथ होता है उन महीनों में हम उनके क्लाइमेट को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जल की उपलब्धता का अनुमान, कब पानी की कमी होगी, कब पानी अधिक होगा, तो ये हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों पर प्रभाव, कृषि, बस्ती का विकास, पशुपालन, उद्योग आदि किस मौसम में प्रभावित होंगे, यह पता चल जाता है।
फोर्थ है कि सूखे यानी ड्राई मंथ और गीले मंथ, वेट मंथ की पहचान की जाती है। नेक्स्ट, क्योंकि सूखा जो है वो जब हमारा जो टेम्परेचर कर्व है वो रेनफॉल कर्व से ज़्यादा हो जाए तो वो मंथ सूखा ड्राई मंथ कहलाता है, ड्राई पीरियड कहलाता है। और गीला मंथ कब होगा? जब रेनफॉल का कर्व टेम्परेचर कर्व से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारा वेट पीरियड यानी कि वेट मंथ कहलाएगा। अब नेक्स्ट है, किस महीने में सिंचाई करना है, किस फसल का चयन करना है, यह तय करने में उपयोग किया जाता है किसका? ऑम्लोथर्मिक ग्राफ का। नेक्स्ट है, यह दर्शाता है कि किस मौसम में वाष्पोत्सर्जन अधिक है और किस मौसम में वाष्पोत्सर्जन कम है। तो ये कैसे दर्शाएगा? जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा, और जहाँ जिस मंथ में टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम होगी। तो ये हम किसके माध्यम से पता करेंगे? ऑम्लोथर्मिक ग्राफ से, क्योंकि इसी ग्राफ के माध्यम से हमें पता चलता है टेम्परेचर की स्थिति और रेनफॉल की स्थिति। तो उस हिसाब से हम वाष्पोत्सर्जन को भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये कब ज़्यादा होगा और कब कम होगी। नेक्स्ट है, कृषि भूगोल, बायोजियोग्राफी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यह ग्राफ अनिवार्य है, यानी बायोजियोग्राफी में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में और कृषि भूगोल में ऑम्लोथर्मिक ग्राफ का अध्ययन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रश्न। ये ऑम्लोथर्मिक ग्राफ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न बनाएंगे हम। तो पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ड्रा ऑम्लोथर्मिक ग्राफ ऑफ रांची, और ये जो ऑम्लोथर्मिक ग्राफ है ये रांची का है। इस हिसाब से हम रांची का थोड़ा क्लाइमेट को समझेंगे और वहाँ पे यानी रांची वाला प्लेस में वहाँ पे वर्षा और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है वो समझेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा इंटरप्रेट देम, जो यहाँ पे नीचे डेटा दिया गया है इसके हिसाब से हम रांची के क्लाइमेट को समझेंगे, वहाँ का जो रेनफॉल है और टेम्परेचर है उसके रिलेशन को बेहतर ढंग से समझेंगे। तो इसे हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा दिया गया है तो इसे हमें ऑम्लोथर्मिक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तो इसे पिछले वीडियो में अच्छा से बताया जा चुका है, तो चलिए हम इसे डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो ये रहा हमारा रांची का ऑम्लोथर्मिक ग्राफ। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में मंथ को डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस में हम लेफ़्ट साइड में रेनफॉल और राइट साइड में टेम्परेचर को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो रेनफॉल का स्केल है, रेनफॉल के स्केल से डबल क्या दर्शाया गया यहाँ पे? टेम्परेचर का स्केल। क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ के बीच में जो 1 सेंटीमीटर की गैपिंग है ग्राफ में, तो 1 सेंटीमीटर में ही यहाँ पे टेम्परेचर को, रेनफॉल को 5 सेंटीमीटर दर्शाया गया है। वहीं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस डिनोट किया गया है। यानी यहाँ पे जो रेनफॉल है, रेनफॉल का डबल है ये टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेनफॉल का ग्राफ बनाते हैं जो कि ये वाला है। तो सबसे पहले इसका डेटा देखना पड़ेगा। तो ये रहा रेनफॉल का डेटा जो जनवरी मंथ में 2.6 है और फरवरी मंथ में 3.0 यानी कि 3 है। तो इसे ग्राफ में देखते हैं। तो ये रहा यहाँ पे जनवरी, तो जनवरी मंथ में कितना था? 2.6। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है वो 2.6 पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 0 से 5 गया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2.6 जनवरी मंथ का देख लिए। और वहीं रेनफॉल में फरवरी मंथ का कितना था? 3। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे ये 3 में दिया गया है। इस तरह से फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसी तरह देखते हैं। तो यहाँ पे मार्च में 1 है और अप्रैल में 2 है और मार्च में 6 है, यानी 1, 2 और 6। तो यहाँ पे मार्च में 1 दिया गया है, 1 पे बिंदु लगाया गया है, और अप्रैल में यहाँ पे 2 के पास लगाया गया है, और मई में 6, क्योंकि यहाँ पे 5 है और 5 से जस्ट एक ऊपर यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अपना रेनफॉल का जो ये कर्व है इसे बना लेंगे। उसके बाद इसी तरह हम
तो रेनफॉल का अगर डेटा देखेंगे तो हम इधर से देखेंगे और इधर से हम बिंदु देते जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ हम टेम्परेचर का बनाएंगे तो इधर से हमको डेटा देखना पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि डबल वाला जो स्केल है वो इधर बनाया गया है। अब हम टेम्परेचर वाला देखते हैं, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में डेटा दिया गया है, टेम्परेचर में तो जनवरी मंथ में कितना है 18 और फरवरी मंथ में कितना है 20। तो इसे हम डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ देखिए जनवरी मंथ है और फरवरी मंथ है, और यहाँ पे हमें रेनफॉल का नहीं देखना है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर का देखना है यहाँ से। तो जनवरी मंथ में कितना था टेम्परेचर का डेटा 18, तो यहाँ पे जैसे कि 10 है तो 18 कहाँ पे होगा 20 से जस्ट 2 नीचे, मतलब ये छोटा छोटा जो बॉक्स बना हुआ है उससे 2 नीचे। तो ये कहाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो वहीं 2 नीचे यहाँ पे एक बिंदु डाला हुआ है, तो ये है 18 का। उसके बाद नेक्स्ट में क्या था 20 था, यानी फरवरी मंथ में हमारा 20 था, तो जस्ट फरवरी के ऊपर यहाँ पे जो बिंदु है वो 20 में हम दिए। इसी प्रकार करके हमें टेम्परेचर वाला भी पूरा कर्व बना लेना है ऐसे करके, और रेनफॉल वाला भी हम बना लिए। तो इस प्रकार पूरा कर्व बन जाएगा। उसके बाद हमें स्केल भी बना देना है यहाँ पे बगल में कि ये स्केल क्या दर्शा रहा है। तो टेम्परेचर जो है वो 1 सेंटीमीटर में कितना टेम्परेचर दर्शा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो रेनफॉल का स्केल है वो 5 सेंटीमीटर दर्शा रहा है 1 सेंटीमीटर में। और जो एक्स एक्सिस में जो दिया गया है मंथ, वो भी 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मंथ के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी 1 सेंटीमीटर के गैप में एक एक मंथ को बढ़ाया गया है। और यहाँ पे ये साइड स्केल दिए, तो ये साइड हमें इंडेक्स देना है कि क्या जो है वो क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का डैश डैश वाला लाइन है, ये वाला, ये ब्लू कलर का जो लाइन है वो रेनफॉल को दर्शा रहा है। वहीं पे ये जो रेड कलर का लाइन है वो हमारा टेम्परेचर को दर्शा रहा है। उसके बाद जो ये रेड वाला रीजन है, रेड वाला रीजन, ये हमारा ड्राई पीरियड को दर्शा रहा है। वहीं पर ये ब्लू वाला जो रीजन है वो वेट पीरियड को दर्शा रहा है। यानी यहाँ ये ब्लू पीरियड का जो वेट पीरियड है, यहाँ पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा हुई है और टेम्परेचर यहाँ पे कम है, यानी कि ये एक वेट पीरियड है, आर्द्रता यहाँ पे ज़्यादा है। और वहीं यहाँ रेड रीजन में क्या है, ये ड्राई पीरियड कहलाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल टेम्परेचर की तुलना में कम है, तो ये ड्राई पीरियड कहलाएगा। और यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगी। तो ये ऑम्लोथर्मिक ग्राफ जो है वो रांची का, वो हम देख लिए। अब एक नेक्स्ट और है ऑम्लोथर्मिक ग्राफ। इस ऑम्लोथर्मिक ग्राफ में हमें एक और क्वेश्चन बनाना है, जो कहाँ का है, ये ऑम्लोथर्मिक ग्राफ कहाँ का है, ये पटना का है। ये ग्राफ रांची का नहीं बल्कि पटना का है, और इसका भी यहाँ पे जो है वो डेटा दिया गया है। इसी हिसाब से हम पटना का भी ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा पटना का ऑम्लोथर्मिक ग्राफ जो पूरा दिया गया है। इंडेक्स कैसे बनाना है, स्केल कैसे लेना है, रेनफॉल कैसे लिए हैं, और टेम्परेचर को डबल में कैसे रखे हैं, कैसे यहाँ पे वेट पीरियड आया, ये ड्राई पीरियड है, तो पूरा दिया गया है। आप समझ गए हैं। पिछले वीडियो में भी इसे पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है, पीछे वाला वीडियो में आप उसे जाकर देख लीजिएगा। और इसी तरह फिर ये पटना का भी डायग्राम बना लीजिएगा। थैंक यू।